नमस्कार आप सभी को। और आज हम बात करेंगे एक भारत पे नया आंदोलन खड़ा हुआ है, यानी कि भाषा को लेकर के। यह आंदोलन क्या है? जैसा कि आपको दिख रहा है, तुलु भाषा को लेकर के आंदोलन शुरुआत हुई है। इसका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि तुलु भाषा है आपकी काफ़ी पुरानी भाषा है, 2000 वर्षों का इसका इतिहास है। और यह भाषा की मांग इसको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की जा रही है। तो जो भी बिंदु है इसके हम सभी को समझने वाले हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर समझेंगे क्या क्या। सबसे पहली चीज तुलु भाषा के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि लैंग्वेज है क्या और कहाँ की लोकेट करती है, किस राज्य की लैंग्वेज है। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान मांग क्या है उनकी और क्या चाहते हैं वो, एवं 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं। तो 8वीं अनुसूची क्या है इसके बारे में भी देख लेंगे। और अगर हम किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेते हैं तो उससे फायदा क्या होता है इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा यहाँ पर देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्कूल की भाषा यहाँ पर इमेज लगा रखा है मैंने। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज है आपकी, ये यहाँ पर आपके स्कूल में उस राज्य में तुलु लैंग्वेज में लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। आंदोलन लोग आपका कर रहे हैं, सड़कों में उतर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में भी कर रहे हैं। ये सिंबल है आपका तुलु भाषा को लेकर के। यहाँ पर आपका तुलु नाडु एक आपका क्षेत्र भी उसी को कहते हैं अपन लोकल में। कुछ समय पहले इसकी मांग भी थी कि एक नया राज्य बनाया जाए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली कंडीशन, तुलु भाषा की अगर हम बात करते हैं तो तुलु भाषा आपकी कहां पर पाई जाती है? देखिए तुलु भाषा अगर हम देखें तो ये कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में बोली जाती है। कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये देखिए ये आपका मैप में आपको कुछ हल्का सा दिख भी रहा होगा। ये वाला जो एरिया है आपका, ये मैप में जो एरिया दिख रहा है ये आपका केरल के क्षेत्र का एरिया है, जहां पर आपका कुछ चीजें आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने। मैं यहाँ पर बात करूंगा किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर कौन सी बोली जाती है। चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर केरल और आपकी कर्नाटक के राज्यों में बोली जाने वाली तुलु भाषा है, जो जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। 8वीं अनुसूची क्या? देखिए संविधान की अगर हम बात करें, संविधान में कई सारे अनुच्छेद हैं, कई अनुसूचियां हैं, कई भाग हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अनुसूचियां क्या है? एक तरह से आप ये मान के चलिए जैसे कि चैप्टर होते हैं। उसी प्रकार कुछ भी विषय ऐड करना है तो वहां पर ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात किया गया है, जिसमें संविधान में 22 भाषाएं हमारे दी गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन भाषाओं का, हम बात करेंगे। उन्हीं में से इस भाषा को भी ऐड करने की बात कही जा रही है, ठीक है। और ये जो अभियान है, ये अभियान शुरू कहां से हुआ? ये ट्विटर से शुरू हुआ है, यानी कि ट्विटर से अभियान शुरू हुआ और ये सड़कों तक आया हुआ है। ट्विटर के तहत ये अभियान की शुरुआत की गई है। ये एक कैसी भाषा है? ये दक्षिण भाषा है, यानी कि दक्षिण भाषा में से द्रविड़ लैंग्वेज को फॉलो करने वाली भाषा है। तो ये एक द्रविडियन भाषा है। और द्रविडियन भाषा में अगर हम इसको स्पेशली देखें स्टेट के रूप में, तो यहाँ पर कर्नाटक और केरल के 2 अलग अलग राज्य हैं और वहां पर कुछ जिलों में कंप्लीटली यही भाषा का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दक्षिण कन्नड़ एक आपका जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कर्नाटक में। और उडुपी ये भी एक आपका जिला है। इन दोनों जिलों पे आपका तुलु लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है मोस्टली। साथ ही साथ अगर हम केरल में देखें तो केरल में आपका कासरगोड एक जिला पड़ता है, जहां पर भी आपका तुलु भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। तो ये तो हमारी कंडीशन हुई कि कहां पर बोले जाते हैं। अगर आप मैप में देखो तो ये आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये कासरगोड आपका जिला, यही आपका जिला है, ठीक है ना। और ये आपका देखिए उडुपी जिला आपको दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इस मैप में। और ये एरिया जो है इसको आपको कहीं ना कहीं वो लोग तुलु नाडु के रूप में भी बुलाते हैं। वो लोग कहते हैं इसे किस नाम से बुलाते हैं? तुलु नाडु के नाम से भी बुला लेते हैं। चलिए ठीक है। अभी क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि साहब ये आपका ये क्या है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये 2 आपका तुलु लैंग्वेज का ही सिंबल है आपका, यहाँ पर तुलु नाडु के नाम से इसको रखा है। 2011 की अगर हम बात करें, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना थी उसके अनुसार तुलु भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 18,46,427 लोग। यानी कहने का मतलब एक बड़ा नंबर आपका तुलु भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है। और ये सांस्कृतिक तौर पर अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है। तो तुलु भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 18,46,427 है, ठीक है। और यहाँ पर जो तुलु भाषाई क्षेत्र है, यानी कि जहां पर तुलु भाषा बोली जाती है कर्नाटक और केरल के 2 इन जिलों में, और इस पूरा को मिला करके वो लोग इसको तुलु नाडु के रूप में कहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि ये अपना एक अलग राज्य है। इवन की मांग भी अलग राज्य बनाने की कई बार उठी है। तो ये तुलु नाडु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो चलिए आपका हुआ। इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो हमारी मांग है इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखा हुआ है।
आपको क्लियर कर दिख रहा है यहाँ पर कि जो ट्विटर के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है आंदोलन की। पहली कंडीशन, एक बीजेपी कर्नाटक लीडर है, बीजेपी कर्नाटक लीडर हैं, उन्होंने इसकी आपकी मांग को सपोर्ट किया है। बीजेपी के कर्नाटक लीडर कौन? प्रेसिडेंट है, वहीं के अध्यक्ष हैं आपके कर्नाटक के अध्यक्ष, जिनका क्या, नलिन आपका कुमार। इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के दौरान इन्होंने तुलु लैंग्वेज का प्रयोग किया, तुलु भाषा में इन्होंने अपना ट्वीट किया। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका, तुलु भाषा में इन्होंने ट्वीट किया इसको, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? इसको सपोर्ट करने की, क्योंकि जब तक बड़ा लीडर कोई किसी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगा वो आंदोलन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देखिए आपका आजादी के दौरान, ब्रिटिश के दौरान जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या आपका चंपारण घटना आपकी होती है, उसके चंपारण आंदोलन होता है, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। कोई भी आंदोलन हो, एक बड़ा लीडर रिक्वायरमेंट है, और वो बड़ा लीडर भारत में एक कह सकते हो संग्राम के लिए आता है ब्रिटेन से पढ़ करके, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम पे उन्हें जाना जाता है, महात्मा गांधी। कभी मौका मिलेगा तो महात्मा गांधी के बारे में भी चर्चा करेंगे, फुल उनकी जीवनी के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाकर हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा योगदान उन्होंने दिया देश के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहां पर। साथ ही साथ कर्नाटक एक मिनिस्टर श्रीनिवास पुजारी हैं, उन्होंने भी कहा कि सब तुलु जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ भाषा नहीं है। वो कहते हैं तुलु कोई भाषा नहीं है, सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर है पूरा का पूरा, ये एक ट्रेडिशन है पूरा का पूरा। यानी कि यहाँ पर दो बड़े बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया, एक तो मिनिस्टर है और दूसरा प्रेसिडेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहां की जनता भी क्या करेगी, वहां की जनता भी जागरूक है और वो चाहेगी कि उसकी भाषा को संवैधानिक तौर पर दर्जा दिया जाए। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कि फायदे क्या होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तुलु की जो मांग है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तुलु की जो मांग है, ये हमारे संविधान के अंतर्गत जो आपकी कई भाषाएं दी गई हैं, जिनमें से 22 भाषाएं हैं टोटल। कितनी है? 22 आपकी लैंग्वेजेस है जिनको आपका दर्जा दिया गया है। हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं आज, बहुत ही आसानी से, मजा आने वाला है। नॉलेजफुल वीडियो है आपको, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मजा आएगा, नॉलेजफुल आपकी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तुलु जो भाषा है, तुलु भाषा की जो मांग की जा रही है, कह रहे हैं इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करो। कहां पर शामिल करो? इसे कहते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, संविधान में दिया गया दर्जा। दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 8वीं अनुसूची को लेकर के, भाषाओं को लेकर के। एक आर्टिकल 344(1) है, 344 सब क्लॉज 1, और एक 351 होता है, यानी कि 351। ये दो आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझना होगा। अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में आर्टिकल को। देखिए 344 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 10 वर्ष में एक राजभाषा का आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? एक राजभाषा, राष्ट्रपति हर 10 वर्ष में एक आपका राजभाषा यानी कि भाषा आयोग का गठन करेगा। स्टार्टिंग में संविधान के दौरान 5 वर्ष में था, बाद में इसे कह दिया गया 10 वर्ष, यानी कि यहां पर 10 वर्ष में भाषा आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भाषा का आयोग का मतलब क्या? भाषाओं के बारे में ही विचार करने के बारे में। तो जब ये अगर तुलु भाषा को ऐड करना होगा तो भाषा आयोग पहले उसको एनालिसिस करेगा ना, तो वो कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन 351 में कहा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पर देखिएगा, आपने देखा होगा कि हर जगह पर इंग्लिश, हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो लोग विरोध करते हैं हिंदी में क्यों? केरल में कई बार आंदोलन चला है कि साहब यार हिंदी भाषा को हटाओ, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह में लिखा होता था। लेकिन ये कंडीशन है, संविधान 351 क्या कहता है? संघ का यह कर्तव्य है, संघ का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, हिंदी भाषा का प्रचार करे, हिंदी भाषा को पूरे देश में फैलाए। हाँ, लेकिन किसी दूसरे की भाषा को यहाँ पर आपका को डिग्रेड नहीं करना है, किसी भाषा को हमें कमजोर नहीं बनाना, बल्कि हिंदी भाषा को बढ़ाना और दूसरे को भी सपोर्ट करना। ये दो आर्टिकल आपका तुलु भाषा के वजह से हाईलाइटेड हो गए हैं, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखना है। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर हमने देखिए बना रखा है 8वीं अनुसूची के बारे में, बार बार चर्चा हो रही है, तो जरा समझ ही लेते हैं यार कि 8वीं अनुसूची क्या है। 8वीं अनुसूची में संविधान की कुल आपकी टोटल आपको पता होना चाहिए, संविधान में कुल आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन दिया गया है। जैसे 11वीं अनुसूची में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, आपकी 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में दिया गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रक्रिया दिया गया है। इसी प्रकार कई सारी अनुसूचियां दी गई हैं, जिनमें से 8वीं जो अनुसूची है, यहां पर भारतीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा की बात की गई है, जिसको दे दिया जाता है, उसे इस अनुसूची के अंतर्गत ऐड कर लिया जाता है। देखिए कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। मैं एक बार यहां से नाम डिक्टेट कर देता हूं, आपको उतना याद नहीं रखना है कुछ चीजों को। असमिया आपकी एक लैंग्वेज है, ये आपकी है, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुर हो गई, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी,
संस्कृत भी है, याद रखिएगा, संस्कृत भी हमारी एक लैंग्वेज है आपकी 22 भाषाओं में। सिंधी हो गई, तमिल हो गई, आपकी तेलुगु हो गई, उर्दू भी है, याद रखिएगा उर्दू। 19 में बोडो आपकी, संथाली हो गई, मैथिली हो गई और डोगरी। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन 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 याद रखिएगा, ये जो आपके संविधान जब निर्माण हुआ, संविधान सभा के जो सभाकार थे उन्होंने जब इसका निर्माण किया था तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 14 भाषाओं को उन्होंने शामिल किया था। कितनी भाषा भैया? 14 भाषाएं। लेकिन 1947 के बाद जब संविधान बन गया, 1950 में लागू हो गया, तो 1967 में आपकी सिंधी भाषा को एक और ऐड किया गया। इसका आंदोलन चल रहा था, इसको ऐड करने की बात की गई, तो यहां पर सिंधी भाषा को भी ऐड करने की बात की गई। तो यहां पर सिंधी भाषा को 1967 में ऐड कर दिया गया। फिर 1992 में 3 लैंग्वेज को और ऐड कर दिया गया। इसी में 3 लैंग्वेज, कोंकणी को ऐड किया गया, मणिपुरी को ऐड किया गया, नेपाली को ऐड किया गया। ये 3 भाषाओं को ऐड कर दिया गया। कब ऐड किया गया? 1992 में। इसके बाद 2004 में भी इसको हमने क्या कर दिया साहब? 4 भाषाओं को ऐड किया। वो 2004 में जो हमने 4 भाषाएं ऐड की थी वो कौन कौन सी है? बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। ये 4 भाषाओं को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया अपने इसमें। क्लियर? अच्छा, अब जब हमने 4 भाषा को ऐड कर दिया, टोटल 22 भाषाएं हो गए। इसी में से मांग ये चल रही है कि मेरे भाई तुलु को भी ऐड करो। किसको ऐड करो? तुलु को भी ऐड करो। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्या भाषा आयोग इसको अपने संज्ञान में लेता है कि नहीं लेता है, यह प्रक्रिया इसके बारे में थी। चलिए थोड़ा सा लास्ट में और देख लेते हैं कि यार अगर किसी भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल कर ले, तो फर्क क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा मेरे भाई, फायदा क्या होगा? तो चला समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी भाषा अगर संवैधानिक अनुसूची में शामिल कर ली जाती है, आपकी संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, तो सबसे पहले तो उसे साहित्य अकादमी द्वारा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यानी कि साहित्य अकादमी भी उस भाषा के आधार पर अवार्ड देता है और ये बहुत ही रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी, अगर आपको संसद के अंदर बोलना है, संसद के अंदर अगर आपको बोलना है तो आप 22 भाषाओं का ही चयन कर सकते हैं। यानी कि अगर तुलु के क्षेत्र का कोई भी अगर वहां पर सांसद बैठा है तो वो तुलु लैंग्वेज में नहीं बोल सकता है, यानी कि संसद के अंदर आपका बोल नहीं सकता है। और अगर संसद के अंदर बोल नहीं सकता अपनी भाषा में, तो उसको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर हमारी भाषा को इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी भाषा में बोल सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, संसद के अंदर अपनी भाषा में बोल सकेंगे। दूसरा, अगर कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम लिख रहा है, सिविल सर्विस का अगर कोई एग्जाम लिख रहा है, तो वहां पर आपका यहां पर अगर इसको शामिल कर लिया जाता है, तो सिविल सर्विस के एग्जाम में भी तुलु लैंग्वेज को सिलेक्ट करके वो लिख सकता है, एग्जाम में भी आपका यूज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भाषा कई रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है और अगर उसे दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम चाहते थे कि आपको इसके बारे में बताया जाए और कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। छोटा सा आपका ये वीडियो था, महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पता होना चाहिए तुलु भाषा के बारे में, इसलिए मेरा प्रयास था आप तक पहुंचाने का। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।